हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था और उसके अंदर हमने बोला था कि जो आइसोलेशन प्रॉपर्टीज़ होती है ये सबसे मुश्किल होती है बिगिनर्स के लिए कि उसको समझ सकें। तो फिर हमने ये फैसला किया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक प्रॉपर्टी को ही कवर करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर आइसोलेशन को कवर करेंगे कि आइसोलेशन क्या होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कंकरेंसी क्या होती है और कंकरेंसी के जरिए जो एनॉमलीज आती हैं डेटाबेस के अंदर, वो कंकरेंसी एनॉमलीज क्या होती हैं। वो एनॉमलीज जो है वो डर्टी रीड हो सकती है, नॉन रिपीटेबल रीड हो सकती है या फैंटम रीड्स हो सकती हैं। इन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, इन एनॉमलीज को देखेंगे कि इन एनॉमलीज से कैसे बचा जा सकता है। कौन कौन से हमारे पास जो है वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आइसोलेशन लेवल्स हैं जिनकी मदद से हम इन एनॉमलीज से बच सकते हैं। फिर हम इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि किस तरह एक लेवल को सेट करके हम किस एनॉमली से बचते हैं। अगर दूसरी कोई एनॉमली आती है तो फिर कौन सा लेवल उसके लिए बेहतर होता है और किस तरह से हम अपने डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि जो कंकरेंट रीड्स हैं उन कंकरेंट रीड्स के अंदर, यानी कि अगर दो ट्रांजैक्शंस एक ही वक्त में परफॉर्म हो रही हैं तो उन दो ट्रांजैक्शंस के अंदर डेटाबेस जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहे। और फिर हम ये देखेंगे कंसिस्टेंसी और कंकरेंसी जो है इनके दरमियान ट्रेड ऑफ जो है उनको देखेंगे कि किस तरह हम उसको कर सकते हैं कि कंकरेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे और कहाँ पे कंकरेंसी की बजाय कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हम देखेंगे कि फिर किस चीज़ की मदद से क्या अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांजैक्शन के अंदर आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो सिनेरियो क्या है कि फ़र्ज़ करें कि एक बैंक अकाउंट है अली का जिसकी अकाउंट आईडी 101 है और उसके अंदर अमाउंट पड़ी हुई है 50,000। टू ट्रांजैक्शंस आर रनिंग एट द सेम टाइम। ट्रांजैक्शन वन क्या है? ट्रांजैक्शन वन है कि अलीज बैलेंस इज बीइंग चेक्ड। उसके अंदर अली का बैलेंस चेक किया जा रहा है, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम अकाउंट, और वो चेक किया जा रहा है कि अली का बैलेंस कितना है। जबकि उसी वक्त दूसरी ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट हो रही है, अनदर ऑपरेशन इज मॉडिफाइंग अलीज बैलेंस। वो जो है वो अली के बैलेंस में से 50,000 माइनस हो रहा है दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर। अब एक ही वक्त में ये दो काम हो रहे हैं। एक बंदा जो है वो अली का बैलेंस चेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर कैशियर जो है वो अली का बैलेंस चेक कर रहा है, जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन एटीएम के अंदर परफॉर्म हो रही है और उसमें से कुछ कैश विदड्रॉ हो रही है। तो अब देखिए ये एक ही वक्त में दोनों ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अब सोचने की बात यह है, कुछ क्वेश्चन ज़हन में आते हैं कि कैन T1 रीड डाटा वाइल T2 इज चेंजिंग इट। अब ये देखिए T1 जो है वो उस डाटा को रीड कर रहा है और T2 जो है वो उस डाटा को चेंज कर रहा है। तो क्या T1 को इस काबिल होना चाहिए कि वो डाटा को रीड कर सके जब T2 उसको चेंज कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात यह है, इफ T1 रीड्स द सेम डाटा ट्वाइस, उसने पहले रीड किया, अब ये जो है वो डाटा को मॉडिफाई कर दिया उसने, और फिर ये T1 जो है ना ये ट्रांजैक्शन दोबारा डाटा को रीड करती है, तो क्या वो डाटाबेस सेम ही इसको नजर आएगा जो इसने पहले देखा था, या जो चेंज हो चुका है वो डाटा नजर आएगा? ये सोचने की बात है। तो यही वो पूछ रहा है कि एक और क्वेश्चन भी ज़हन में आता है, इफ T1 रीड्स द सेम डाटा ट्वाइस शुड इट गेट द सेम रिजल्ट्स। और तीसरी बात यह है कि व्हाट हैपेंस इफ T2 इंसर्ट्स न्यू रो, एक और रो T2 इंसर्ट कर देता है। यहाँ पे हमने कहा था सिलेक्ट स्टैरिक, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल 3 रिकॉर्ड आए थे उस वक्त, तो अगर T2 उसमें नई रो ऐड कर देता है और फिर हम T1 के अंदर सिलेक्ट स्टैरिक को एग्जीक्यूट करते हैं, इस सेशन के अंदर दोबारा हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या फिर भी 3 ही रिकॉर्ड आ जाएंगे या फिर चौथा रिकॉर्ड जो T2 ने इंसर्ट किया था वो भी उसके अंदर शामिल होगा? ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो ज़हन में आते हैं कि जब कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक ही वक्त में मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं, तो फिर किस तरह से एक ट्रांजैक्शन का डाटा दूसरी ट्रांजैक्शन के पास जाएगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाने से क्या नुकसान होता है, ना जाएगा तो क्या मसला होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको आइसोलेशन के जरिए हम करते हैं कवर। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, दीज क्वेश्चंस लीड डायरेक्टली टू ट्रांजैक्शन आइसोलेशन। तो फिर हम देखते हैं ट्रांजैक्शन आइसोलेशन इसके अंदर हमारी किस तरह से हेल्प करती है। पहले देख लेते हैं कि आइसोलेशन क्या मुराद है। आइसोलेशन से मुराद, आइसोलेशन से नॉर्मली तो ये मुराद ली जाती है ना कि एक
ट्रांजैक्शन हो रही है, दूसरी ट्रांजैक्शन को उसका कोई इल्म ना हो, वो आइसोलेशन के अंदर परफॉर्म हो रही हो ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन का दूसरी से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन ऐसे तो नहीं है, यहाँ पे जो एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर आइसोलेशन है उससे मुराद ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन का दूसरी को इल्म ना हो, बल्कि इससे मुराद ये है आइसोलेशन इज एन एसिड प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल्स हाउ कंकरेंट ट्रांजैक्शंस इंटरेक्ट विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, एक ने डाटा को चेंज करना है तो क्या दूसरी ने वो चेंज डाटा ले लेना है या फिर उसने पहले डाटा के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म करना है। एक ने डाटा को चेंज किया है तो क्या दूसरी उस वक्त डाटा को एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये ट्रांजैक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी, ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी हमें बताती है। एंड डिटरमिन्स व्हाट डाटा वन ट्रांजैक्शन कैन सी व्हाइल अदर ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग। तो ये चीजें जो है वो ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखेंगे। द गोल इज टू प्रिवेंट वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम इम्प्रॉपरली इंटरफेयरिंग विद अनदर। एक ट्रांजैक्शन के साथ दूसरी इम्प्रॉपरली इंटरफेयर ना करे, बल्कि जिस तरीके से हमने जो कायदे जो ज़ाब्ते बता दिए हैं उन्हीं ज़ाब्तों के मुताबिक एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के डाटा को ले या रिजेक्ट करे या दूसरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म ना हो सके। इमेजिन टू पीपल एडिटिंग द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में दो लोग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। आइसोलेशन डिटरमाइंस हाउ मच ईच पर्सन इज अलाउड टू सी ऑफ अदर्स अनफिनिश्ड वर्क। तो आइसोलेशन से मुराद ये है कि हम ये देख सकें कि जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, जिसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, वो कहाँ तक पहुंच चुका है। क्या ये चीज देख सके दूसरा बंदा या ना देख सके, या उसके अनफिनिश्ड काम को अपने काम में यूज कर सके या ना कर सके। ये चीज जो है ये हमें ट्रांजैक्शन बताती है। वाई डू वी नीड आइसोलेशन, क्यों आइसोलेशन की जरूरत होती है। देखिए, मॉडर्न डेटाबेसेस सर्व मैनी यूजर्स साइमल्टेनियसली, कि एक ही वक्त में बहुत सारे यूजर एक ही डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर क्यूरी है, कस्टमर जो है वो अपना बैलेंस चेक कर रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर रहा है या एटीएम के थ्रू चेक कर रहा है। बैंक ट्रांसफर, उसी दौरान जो है वो उसने कोई चेक दिया हुआ है, उसके उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ होकर किसी दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं। उसी वक्त जो है वो एडमिन जो है वो कोई रिपोर्ट प्रिंट करना चाह रहा है। जिस वक्त ये दोनों ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, एडमिन भी रिपोर्ट प्रिंट करेगा तो उसके पास कौन सा डाटा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन से पहले का था, बाद का था, या कस्टमर क्यूरी जो कर रहा है वो वाला डाटा उसमें जाएगा, या एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद दूसरी स्टार्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें आइसोलेशन से मुतल्लक हैं। दीज ट्रांजैक्शन में एक्सेस द सेम टेबल एंड इवन द सेम रोज। ये तीनों जो है वो हो सकता है कि तीनों एक ही टेबल को एक्सेस कर रही हूँ, या तीनों हो सकता है एक ही रो को एक्सेस कर रही हूँ। विदाउट प्रॉपर आइसोलेशन वी गेट without proper isolation we can get incorrect results। क्लासिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो क्या होती हैं, जिनकी बात हो रही थी ना कि आइसोलेशन या कंकरेंसी एनॉमलीज आती हैं। कंकरेंसी यानी कि जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही वक्त में चल रही हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को कंकरेंट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इससे प्रॉब्लम आती है डर्टी रीड की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है नॉन रिपीटेबल रीड की, और तीसरी आती है फैंटम रीड। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं और फिर इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं कि ये कैसे आती हैं। अब कंकरेंसी को देख लें पहले। कंकरेंसी की प्रॉब्लम्स तो आपको पता चल गई ना कि तीन होती हैं। कौन सी? डर्टी रीड, नंबर 2 नॉन रिपीटेबल रीड, नंबर 3 फैंटम रीड। तो ये हम कंकरेंसी को पहले देख लेते हैं। कंकरेंसी से क्या मुराद है? कंकरेंसी का मुराद ये नहीं है कि एक ही वक्त में 12:55 पे और 30 सेकंड पे एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, 12:55:30 पे ही दूसरी हुई है। नहीं, इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि कंकरेंसी से मुराद ये है कि एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, उसके खत्म होने से पहले दूसरी स्टार्ट हो गई। अब ये देखें, जब पहली और दूसरी चल रही थी तो तीसरी भी स्टार्ट हो गई, तो ये कंकरेंट ट्रांजैक्शन होंगी। एक के खत्म होने से पहले अगर दूसरी स्टार्ट हो जाती है तो ये कंकरेंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। They don't necessarily execute every instruction at exactly the same instant. SQL server may interleave their operations। वो कहते हैं एग्जैक्टली एक ही वक्त में होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंटरलीव हो सकती है। एक वक्त में एक चल रही है और उस वक्त पे दूसरी भी चलाई जा सकती है। दिस इम्प्रूव, इससे क्या होगा? इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जाहिर है एक ही वक्त में 3 ट्रांजैक्शन चलना स्टार्ट हो गई हैं तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज जो है वो बेहतर यूटिलाइज होंगे।
ज़ाहिर है एक ही वक्त में मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म हो रही है, इसका यूज़र रिस्पांस भी जल्दी आएगा कि तीनों यूज़र जो है वो एक ही वक्त में एक डेटाबेस से रिस्पांस ले रहे हैं। थ्रूपुट तो उससे ज़ाहिर थ्रूपुट ज़्यादा हो जाएगा। जब एक वक्त पे मल्टीपल काम हो रहे होंगे तो एक वक्त में ज़्यादा काम पॉसिबल होंगे। But concurrency introduces the possibility of incorrect results. Therefore, isolation tries to give us the benefits of concurrency. Isolation से क्या होता है, concurrency के benefits मिलते हैं और concurrency से related जो problems हैं जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं कि dirty read, non-repeatable read और phantom read, इन प्रॉब्लम से निजात मिलती है। यानी कि आइसोलेशन की मदद से हम कंकरेंसी के एडवांटेजेस को अचीव कर सकते हैं और इसके जो डिसएडवांटेजेस है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कंकरेंसी प्रॉब्लम सबसे पहले आ जाती है डर्टी रीड। डर्टी रीड क्या होती है? अ डर्टी रीड अकर्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन रीड्स डाटा दैट अनदर ट्रांजैक्शन हैज मॉडिफाइड बट नॉट येट कमिटेड। एक ट्रांजैक्शन ने एक डाटा को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया लेकिन उसको कमिट नहीं किया अभी। आपको याद है ना, हमने ट्रांजैक्शन के पार्ट में पढ़ा था, यानी कि इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म होती है तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो के एंड पे कमिट होती है। जब कमिट होती है तो वो परमानेंटली जाके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है। अगर उसको कमिट ना किया जाए, रोल बैक कर दिया जाए, तो वो ट्रांजैक्शन जहां से स्टार्ट हुई होती है उसी स्टेट पे वापस चली जाती है, यानी कि डेटाबेस उसी स्टेट पे चला जाता है और उसमें कोई चेंजिंग जो उस ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट्स के थ्रू जो चेंजिंग हुई होती है वो वापस अपनी पिछली हालत में चली जाती है। तो इस वजह से जब वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई थी उस वक्त अगर डाटा को रीड कर लिया जाता है, ये देखें T1 ने उस पहले जो अमाउंट थी वो 50,000 थी, अब उस अमाउंट को अपडेट करके 40,000 कर दिया है। उस दौरान ये अभी रोल बैक नहीं किया या कमिट नहीं किया तो ये ट्रांजैक्शन चली है ना, उसी दौरान ट्रांजैक्शन 2 ने इसने उसको अपडेट कर दिया लेकिन अभी रोल बैक या कमिट नहीं किया था, ट्रांजैक्शन 2 ने उसको रीड किया। तो चूंकि इसने उसको अपडेट कर दिया था, इसने जो रीड किया इसको 40,000 रीड हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन 1 ने उसके बाद रोल बैक कर दिया। जब इसने रोल बैक कर दिया तो इसके पास तो बैलेंस 50,000 ही आएगा ट्रांजैक्शन 1 के बाद, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 ने जो रीड किया वो 40,000 रीड किया हुआ है। अब दो ट्रांजैक्शन डिफरेंट डाटा डिस्प्ले कर रही है, तो ये जो होती है ना ये डर्टी रीड कहलाती है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था जब इसको अपडेट किया जा रहा था तो इसको डाटा एक्सेस ही ना होता, जब रोल बैक होता या कमिट होता उसके बाद इसको डाटा एक्सेस होता। तो बहरहाल रीड कमिटेड जो लेवल होता है वो क्या होता है, रीड अनकमिटेड लेवल जो है वो क्या होता है, ये हम तफसील से आगे चल के देख लेते हैं, अभी आप परेशान ना हो। इसके बाद रिपीटेबल रीड क्या होती है? रिपीटेबल नॉन रिपीटेबल रीड से मुराद ये एक प्रॉब्लम है, हम रिपीटेबल रीड को अचीव करना चाहते हैं। तो नॉन रिपीटेबल रीड दूसरी प्रॉब्लम है, वो क्या है? वो ये ट्रांजैक्शन रीड्स आर रो ट्वाइस। एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपने एक रो को 2 मरतबा रीड किया, एक मरतबा सेलेक्ट किया और उसने डाटा को रीड करके लेके आया, फिर आपने दोबारा सेलेक्ट किया तो डिफरेंट रिजल्ट्स आए। पहले कुछ और रिजल्ट्स आए, पहले वो जो है वो 50,000 आ रहा था, दूसरे सेशन के अंदर दूसरी ट्रांजैक्शन ने उस रिकॉर्ड को चेंज करके 40,000 कर दिया। अब अगर हम इसको दोबारा से रीड करते हैं तो पहले 50,000 रीड हो रहा था, अब 40,000 रीड हो रहा है। तो वो 2 मरतबा रीड किया है लेकिन वो नॉन रिपीटेबल है, यानी सेम जो डाटा है वो रिपीट नहीं हुआ, वो डिफरेंट डाटा रिपीट हुआ है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है कि आपकी रिपीटेबल ट्रांजैक्शन हो। आपने एक मरतबा रीड किया तो वही रिजल्ट आए, दूसरी मरतबा भी वही रिजल्ट आए, तीसरी मरतबा भी वही रिजल्ट आए, ताकि कंसिस्टेंट डाटा रहे। यानी रीड किया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो डाटा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन रिपीटेबल रीड से कैसे छुटकारा पाते हैं? या फिर फैंटम रीड, कि आपने एक मरतबा रीड किया, 3 रोज आ रही थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स किया तो तीन रिकॉर्ड्स आ रहे थे, दूसरे सेशन ने कोई 2 रिकॉर्ड्स और ऐड कर दिए। अब अगर आपने पहले सेशन को दोबारा आपने रीड किया डाटा को तो अब उसमें 5 रिकॉर्ड नहीं नजर आने चाहिए थे। अगर 5 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फैंटम रीड है, ठीक है ना। अगर 3 ही आए तो उसमें फैंटम रीड नहीं है, लेकिन अगर 5 आएंगे, 3 की बजाय 5 आएंगे या 3 की बजाय 2 आएंगे तो इसका मतलब ये फैंटम रीड है। तो इससे भी हमें छुटकारा पाना है, इन अनॉमलीज को दूर करना हमने। तो आइसोलेशन लेवल्स क्या होते हैं? आइसोलेशन लेवल्स 5 हैं। एक है अनकमिटेड रीड अनकमिटेड, दूसरा है रीड कमिटेड, तीसरा है रिपीटेबल रीड, चौथा है सीरियलाइजेबल और पांचवा है स्नैपशॉट। इन पांचों को हम डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, ये पांचों लेवल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और फिर डेटाबेस लेवल पे भी आप जो है वो रो वर्जनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं रीड कमिटेड स्नैपशॉट और एलो स्नैपशॉट आइसोलेशन के थ्रू।
तो इन सब चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया हुआ है। तो मैं उस पर चला जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम रखा था माई डेमो डीबी, और माई डेमो डीबी के अंदर अकाउंट्स का एक टेबल बनाया था। अगर अकाउंट्स के टेबल में मैं ये देखूं कि हमारे पास क्या डाटा स्टोर था, तो मैं यहाँ पे एक नई क्यूरी स्टार्ट करता हूँ, और वो क्यूरी जो है वो मेरे डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होगी। यहाँ से मैं अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ माई डेमो डीबी को, और यहाँ पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे ये सारे के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि ID 2, 3, 4 और 6। इसमें माजिद, वाजिद, आबिद और राशिद का डाटा है 25,000, 52,000, 57,000 और 65,000। अभी अगर ये क्यूरी मैंने ऐसे एग्जीक्यूट की है, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करता हूँ। देखें मैंने एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया और उसमें मैंने कहा कि मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि अपडेट अकाउंट्स। क्या अपडेट करना है? अपडेट करना है सेट अमाउंट इज इक्वल टू माजिद की अमाउंट 25,000 की बजाय 30,000 हम सेट कर देते हैं। ये मैंने 30,000 सेट की है, ठीक है। अब मैं इसको कमिट नहीं करता हूं, ठीक है। यहाँ मैं ये भी लगा देता हूं वेयर ID इज इक्वल टू 2, जहां पे ID 2 है वहां पे उसकी अमाउंट 30,000 सेट कर दो 25,000 की बजाय। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को मैंने बिगिन किया है, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो देखिए ये 1 रो इफेक्ट हो गई है, लेकिन चूंकि मैंने इसको कमिट नहीं किया ये परमानेंटली अभी इफेक्ट नहीं हुई। लेकिन मैं एक नई क्यूरी स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे मैं ये लिखता हूं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स। अगर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख रहे हैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुए जा रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं लेके आ रही। क्यों? क्योंकि ये क्यूरी वेट कर रही है। ये क्यूरी वेट कर रही है कि जो आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, ट्रांजैक्शन को पहले डील करें, या तो उसको कमिट करें या फिर उसको रोल बैक करें। जब तक आप उसको कमिट या रोल बैक नहीं करते उस वक्त तक ये वेट कर रहा है। ये देखिए, अगर तो आप तो अपडेट कर रहे थे ना ID 2 को, यहाँ पे आप कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 3। जहां पे ID 3 है ना, वो वाली स्टेटमेंट्स ला दो। अगर सारी नहीं ला सकते तो 3 वाला रिकॉर्ड तो आ रहा है, 4 वाला रिकॉर्ड ले आओ तो 4 वाला रिकॉर्ड भी आ रहा है, 6 वाला रिकॉर्ड ले आओ तो 6 वाला रिकॉर्ड भी आ रहा है। मसला उसको है रिकॉर्ड नंबर 2 के साथ, क्योंकि उसको वहां पे अपडेट किया जा रहा है। जब भी रिकॉर्ड 2 को आप यहाँ पे फेच करने की कोशिश करेंगे तो उसने एक लॉक लगाया हुआ है, आपकी आइसोलेशन की वजह से एक लॉक लगा हुआ है। ये जो आइसोलेशन है ना, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है रीड कमिटेड। तो कमिटेड डाटा को रीड करना है, अनकमिटेड डाटा को रीड नहीं करना। इसी वजह से चूंकि आपने अभी इस क्यूरी को कमिट नहीं किया तो ये उस डाटा को रीड नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पे आप आके लिख देते कि मैंने कमिट किया इसको और इसको आप एग्जीक्यूट भी कर देते, ये सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। दूसरी क्यूरी पे जाएंगे तो वो डाटा भी आ गया, ठीक है ना। तो अकाउंट का डाटा जब आपने उसको कमिट किया है 25 से 30,000 किया है, तो यहाँ पे अब 30,000 वो आपको फेच हो रहा है। लेकिन ये फेच तब हुआ है जब आपने उसको कमिट कर दिए। अब इसी सिनेरियो को दोबारा देखते हैं कि हमने यहाँ पे 30,000 की बजाय 50,000 करना है, और इसको आपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया, ठीक है, कमिट नहीं किया, उसी स्टेट पे चला गया जिस स्टेट पे पहले था। लेकिन अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन मोड को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड। अब हमने कहा कि यहाँ पे अनकमिटेड डाटा को भी रीड कर लो। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखिए हमने इसको कमिट किया हुआ है, कमिट नहीं किया अभी, हमने 50,000 किया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और डाटा 50,000 कमिट नहीं हुआ, अनकमिटेड ही उसने रीड कर लिया है। अब फर्ज करें यहाँ पे कोई मसला होता है और कमिट करने की बजाय यहाँ पे रोल बैक कर दिया जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया तो
अब वैल्यू क्या आएगी, अगर आप यहाँ पे सेट चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट तारीख फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 30,000 आ रहा है क्योंकि इसको रोल बैक कर दिया था, लेकिन उसी क्यूरी का यहाँ पे 50,000 आ रहा है। ये जो एनॉमली है ना, इसको बोलते हैं डर्टी रीड। ये एक प्रॉब्लम थी डर्टी रीड की। जब आप आइसोलेशन लेवल को रीड अनकमिटेड रखते हैं तो उस वक्त ये डर्टी रीड पॉसिबल होती है, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दें, जो बाई डिफॉल्ट होती है वो रीड कमिटेड होती है, अगर आप इसको रीड कमिटेड कर देंगे तो वो डर्टी रीड का मामला ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि रीड कमिटेड और रीड अनकमिटेड के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट आइसोलेशन लेवल आता है रिपीटेबल रीड का। अभी तो यहाँ पे हम डाटा को मॉडिफाई कर रहे थे, तो वो डाटा दूसरी जगह पे एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, उसको रीड किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये तो हमने रीड कमिटेड या रीड अनकमिटेड के थ्रू देखा। अब अगर हम डाटा को रीड कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे, डाटा को रीड कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपडेट करने की बजाय सिलेक्ट की कमांड लगाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अब ये ट्रांजैक्शन बिगिन हुई और हमने इसको रीड किया, इसको रीड करके एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए 60,000 रीड हो रहा है। कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रिपीटेबल रीड, कि वो रीड रिपीटेबल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, 75,000 नजर आ रही है। अब मैं इसको जाके 85,000 कर देता हूँ, 85,000 किया, चलाया। अब ये उसको 85,000 नहीं करने देगा, क्योंकि अगर 85,000 हो जाती तो वो रिपीटेबल ना रहती। यहाँ पे दोबारा मैं सिलेक्ट करता तो 75 की जगह 85 आ जाती, तो वो नॉन रिपीटेबल रीड हो जाती। जबकि मैंने आइसोलेशन मोड रखा हुआ है रिपीटेबल रीड, कि जब भी मैं अब रीड करूंगा, जब तक मैं इसको कमिट या रोल बैक नहीं करता, ट्रांजैक्शन स्टार्ट है मेरी, जब तक ये ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होती उस वक्त तक यही वाला डाटा रिपीट होना चाहिए। इस वजह से मैं इसको 85 करना चाह रहा हूं, तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है कि पहले वो कमिट करो, क्योंकि अगर मैंने इसको, अब ये देखे ना, इसको जितनी मरतबा मर्जी एग्जीक्यूट करे 75,000 ही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसको चेंज नहीं करने देना, लॉक लगा हुआ है उस पर। जब वो लॉक खत्म होगा, अब ये देखिए मैं अगर 85 करना चाहता हूँ ID 4 के ऊपर, ये क्यूरी में एग्जीक्यूट करता हूँ मिसाल के तौर पे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से अपडेट स्टेट कन्फ्लिक्ट विद चेक कंस्ट्रेंट, तो चेक कंस्ट्रेंट का कोई कन्फ्लिक्ट आया जो हमने लास्ट टाइम लगाया था। अगर मैं इसको 30 या 44,000 कर दूं तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई है, रो इफेक्ट हो गई है। सिर्फ लॉक लगा हुआ है ID 2 के ऊपर, ID 2 को उसने रीड किया हुआ है ना, तो रिपीटेबल रीड तभी रहेगी कि जब इसको चेंज ना कोई कर सके। तो मेरे ख्याल में आपको रिपीटेबल रीड की भी समझ आ गई होगी कि रिपीटेबल रीड से क्या मुराद है। कि रिपीटेबल रीड जो है ना, वो आपका रिकॉर्ड को अगर एक बार रीड कर लिया है तो फिर कोई और सेशन उसको अपडेट नहीं कर सकेगा। ये सेशन से मुराद ये है कि दो यूज़र बैठे हुए हैं डेटाबेस के ऊपर, एक यूज़र जो है वो उसको रीड किया उसने, फॉर एग्जांपल कैशियर ने रीड किया है तो डाटा कैशियर के पास आ गया है। अब कोई विदड्रॉ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, उस डाटा को चेंज नहीं कर सकेगा जब तक कैशियर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, तो ये होती है रिपीटेबल रीड। अब नेक्स्ट आ जाता है फैंटम रीड। फैंटम रीड का मतलब ये है कि आपने इसको रीड किया ना, लेट्स सपोज यही से आपने इसको रीड किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स, आपने किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स और ये वाली एग्जीक्यूट कर दी ये ट्रांजैक्शन। पहली जो ट्रांजैक्शन है उसको रोल बैक कर देते हैं। ठीक है, जब रोल बैक किया वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब दोबारा रोल बैक किया तो वो कहता है कि ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट ही कोई नहीं, अब क्या रोल बैक कर रहे हो। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करूं तो ये देखिए मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 2, 3, 4 और 6 के। मैं एक रिकॉर्ड नया ऐड करता हूं। ये देखिए नई क्यूरी मैंने स्टार्ट की है। नई क्यूरी स्टार्ट करके मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू अकाउंट्स वैल्यूज 7 खालिद और सैलरी है 50,000, यानी कि उसके बैलेंस में अमाउंट इतनी पड़ी हुई है।
अब मैंने इसको ऐड किया, इंसर्ट किया, ये सक्सेसफुली ऐड हो गई उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे वो 4 रिकॉर्ड फैच होकर आ रहे थे, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए अब 5 रिकॉर्ड हो गए। ये जो 5वीं रो आई है ना, ये फैंटम रीड की वजह से आई है। ये भी एक एनॉमली है कि एक बार तो आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की है, अभी उसी ट्रांजैक्शन के अंदर ही है, और दोबारा क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, तो वो रो ऐड हो गई है उसके अंदर, फैंटम रीड आ गई उसमें। कोई रो कम नहीं होनी चाहिए, कोई रो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपने देखा है ना कि रिपीटेबल रीड होनी चाहिए, यानी कि एक रिकॉर्ड को आप रिपीट कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड को आप फेच कर रहे हैं और दोबारा उसको फेच करें तो वही रिकॉर्ड आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आपने मल्टीपल रोज को फेच किया है, लेकिन जब आपने दोबारा फेच किया है तो एक रो किसी और ने ऐड की थी, वो भी रो नज़र आ रही है, इसको फैंटम रीड बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और बंदा रो को ऐड भी ना कर सके, जब मैं इस रो को रीड कर रहा हूँ, इन रिकॉर्ड्स को रीड कर रहा हूँ, तो कोई मजीद रिकॉर्ड ऐड ना कर सके, तो मैं यहाँ पे इसका आइसोलेशन लेवल जो है वो रखूंगा सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल ये सबसे स्ट्रिक्टर लेवल है। जिस तरह सबसे लूज जो लेवल है ना, वो है अनकमिटेड रीड, अनकमिटेड, कि उसके अंदर आप डर्टी रीड्स भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप फैंटम रीड भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप रिपीटेबल रीड, नॉन रिपीटेबल रीड्स भी कर सकते हैं। तो वो सबसे लूज लेवल है आइसोलेशन का। इसी तरह से सबसे स्ट्रिक्टर लेवल है सीरियलाइजेबल। इसके अंदर ना तो आप डर्टी रीड कर सकते हैं, ना ही आप नॉन रिपीटेबल रीड कर सकते हैं, ना ही आप फैंटम रीड कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया, सेट हो गया। अब आपने रिकॉर्ड्स को फेच किया, 5 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं और एक और रिकॉर्ड को ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं 7 की बजाय 8 कर देते हैं इसको, और खालिद की बजाय यहाँ पे मुनीर कर देते हैं, और उसकी भी सैलरी 50,000 सेट करते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फैंटम रीड को भी आपने ख़त्म किया है। आप कहते हैं कि जब तक ये सीरियलाइजेबल कर दिया ना, कि जब तक ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है उस वक्त तक ना तो कोई डाटा ऐड करना है और ना ही कोई डाटा डिलीट करना है। इसीलिए मैं जब ऐड कर रहा हूं तो मुझे ऐड नहीं करने दे रहा और क्यूरी एग्जीक्यूट हुए जा रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो पहले से रिकॉर्ड ऐड थे उनमें से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करूं, मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 6, आईडी 6 वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये भी एग्जीक्यूट हुए जा रहा है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो फिर ही ये डिलीट कर पाएगा। तो ये होता है, अगर ये डिलीट कर देता ना तो रो कम हो जाती, अगर वो ऐड कर पाता, ये वाली क्यूरी ऐड कर पाती तो रो ज़्यादा हो जाती, ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती तो रो कम हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने उसको कंट्रोल किया है कि फैंटम रीड नहीं होनी चाहिए। जो रीड आ गई है एक मरतबा ट्रांजैक्शन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी मरतबा मर्जी मैं इस डाटा को रीड करूं, यही 5 रोज आनी चाहिए। देखिए मैंने उसके अंदर रो को ऐड करने की भी कोशिश की, रो को डिलीट करने की भी कोशिश की, लेकिन जो पहले 5 रिकॉर्ड आ रहे थे वही 5 रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है कि डर्टी रीड्स क्या होती हैं, किस तरह से आप जो है वो डर्टी रीड से छुटकारा पाते हैं, रीड कमिटेड लेवल को सेट करके। फिर आपने कहा कि नॉन रिपीटेबल रीड्स क्या होती हैं, फिर हमने उसका लेवल रिपीटेबल रीड सेट करके हमने नॉन रिपीटेबल रीड से छुटकारा पाया। इसी तरह फैंटम रीड से छुटकारा पाने के लिए हमने सीरियलाइजेबल मोड जो है वो सेट कर दिया। ये लेवल होगा तो फिर आप कोई भी रो ऐड नहीं कर सकेंगे उस टेबल के अंदर, ना ही कोई रो डिलीट कर सकेंगे, यानी कि कोई ऐसा रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकेंगे या डिलीट कर सकेंगे जिसकी वजह से इन रिजल्ट्स के अंदर कोई फर्क पड़े। एक रह गया है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के अंदर ये होता है कि आप कहते हैं कि जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है उस वक्त जो वैल्यूज थी उन्हीं वैल्यूज को ही मैंने शो करना है। और ये तो अभी आप सीरियलाइजेबल करते हैं ना तो वो लॉक लगा देता है ना, कोई नई रो ऐड नहीं हो सकेगी, नई रो डिलीट नहीं हो सकेगी, ये या उसके अंदर जो है वो डाटा को चेंज नहीं किया जा सकेगा, वो लॉक लगा देता है। लेकिन जो स्नैपशॉट है ना वो लॉक नहीं लगाता, वो कहता है ठीक है आप डाटाबेस के अंदर चेंजिंग करते रहो, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप जब भी रीड करोगे वही डाटा मिलेगा जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते वक्त मौजूद था।
तो स्नैपशॉट मोड को या स्नैपशॉट लेवल को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है ये यहाँ पे लिखा है ना आपने। तो स्नैपशॉट के लिए ना एक बात याद रखें कि वो डेटाबेस लेवल पे भी आपको आइसोलेशन मोड सेट करना पड़ता है। कैसे, ये देखिए मैं इसका ना पहले तो सारी की सारी जो इसके साथ कनेक्शंस हैं जो क्यूरीज चल रही हैं उनको क्लोज करते हैं। स्नैपशॉट को एग्जिबिट करने के लिए ये देखिए मैंने नई क्यूरी स्टार्ट की है और मैं कहता हूं अल्टर डेटाबेस माई डेमो डीबी। क्या अल्टर करना है, सेट एलो स्नैपशॉट आइसोलेशन ऑन, इसको सेट करना है। देखिए ये बात का जब आप क्यूरीज रन कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे ये एकदम नहीं सेट करता, लेकिन चूंकि आपकी क्यूरीज बंद है, कनेक्शन क्लोज हो चुके हैं, इस वजह से इसने फौरन उसको सेट कर दिया है। अब जो स्नैपशॉट आइसोलेशन है ना उसको आपने ऑन कर दिया है। अब आप कर सकते हैं कि किसको आइसोलेशन लेवल को सेट कर सकते हैं, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल स्नैपशॉट। अब आप इसको स्नैपशॉट आपने ले लिया। अब आप कहते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। जहां पे आईडी 3 है वो मुझे अकाउंट दिखाओ, लेकिन उससे पहले आपने बिगिन कर लेना है ट्रांजैक्शन को और फिर आप इसको क्यूरी को ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करें। तो ये देखिए 52,000 है आईडी 3 के अंदर। एक नई क्यूरी स्टार्ट करते हैं अब और इसको अपडेट करते हैं। अपडेट किसको अपडेट करना है, अकाउंट्स को। क्या अपडेट करना है, सेट अमाउंट इज इक्वल टू 79,000 वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। जिसकी आईडी 3 है ना उसके अमाउंट को चेंज कर दो। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, नहीं रोका उसने, स्नैपशॉट ने उसको एग्जीक्यूट होने से नहीं रोका। 79,000 उसकी अमाउंट सेट कर दी है। अब यहाँ पे आके 52,000 की बजाय 79 आपको नजर आना चाहिए ना, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जितनी मरतबा भी एग्जीक्यूट करेंगे आपको वही रिजल्ट आएगा जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते वक्त था 52,000। हालांकि वो 79,000 हो चुकी है। यहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। आप इसी क्यूरी को, ये जो क्यूरी है इसी क्यूरी को कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ ले जाके पेस्ट करें और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें और आप देखेंगे कि 79,000 हो चुका है डेटाबेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये 52,000 ही देगा। क्यों 52,000 देगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुकी है और आपने एक स्नैपशॉट ले ली हुई है डेटाबेस की, एक तस्वीर ले ली हुई है कि जब भी आप इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप जब भी कोई काम करना चाहेंगे या कोई जब भी आप ये रीड करेंगे इस रिकॉर्ड को तो ये वही वाला डाटा रीड होगा जो उस वक्त था। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स करें तो देखिए ये 3 का 52,000 ही आ रहा है, उसने इसको चेंज नहीं किया, वो स्नैपशॉट से वैल्यूज रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्नैपशॉट आइसोलेशन लेवल। तो आई थिंक कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये सिनेरियो देखना होता है कि किस सिनेरियो के अंदर कौन सा लेवल मुझे यूज़ करना चाहिए। क्या मैंने दूसरे जो यूज़र हैं उनको अलाउ करना है कि वो इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकें या ना कर सकें। क्या मैंने इवन उनको अलाउ करना है कि वो डाटा को रीड कर सकें, जब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ वो रीड भी कर सकें या ना कर सकें। या क्या मैंने अलाउ करना है कि कोई रीड कर रहा है तो नया रिकॉर्ड ऐड हो सके या नया रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड में से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो सके। तो ये सारी की सारी जो भी आपकी पॉलिसी होती है उसके मुताबिक आप आइसोलेशन लेवल को सेट कर सकते हैं। लेकिन आइसोलेशन लेवल को सेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये तो ज़रूर होगा कि डेटाबेस जो है वो आपका कंकरेंट जो है ना वो कंकरेंसी की तरफ जाएगा। लेकिन ये है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसकी प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब ये है कि कंकरेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाया जा सके। तो अगर आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे तो ये वो है रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड, सीरियलाइजेबल और स्नैपशॉट। उनके अंदर क्या क्या काम हो सकता है, किसके अंदर कौन सा काम हो सकता है, किसके अंदर कौन सा काम नहीं हो सका, ये हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आइसोलेशन वर्सेस परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा आइसोलेशन को आप स्ट्रिक्ट रखेंगे उतनी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ज़ाहिर है जब आपने सीरियलाइज कर दिया तो अब ना तो कोई और बंदा जो है वो रीड कर सकेगा डाटा को, क्योंकि डर्टी रीड पॉसिबल नहीं है।
ना ही उसको कोई अपडेट कर सकेगा कि नॉन रिपीटेबल रीड बने, और ना ही कोई वैल्यू इंसर्ट की जा सकेगी कि फैंटम रीड बने, ना ही कोई चीज़ डिलीट की जा सकेगी कि फैंटम रीड बने। तो इस वजह से जब आप स्ट्रिक्टर आइसोलेशन लेवल रखते हैं तो उससे परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन जब आप उसको लूज करते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो अब ये ट्रेड ऑफ है कि आपने किस लेवल तक उसको स्ट्रिक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़र्स को अलो करनी है और किन चीज़ों से यूज़र्स को रोकना है कि वो एक्शंस परफॉर्म ना कर सके। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि DCL क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, किस तरह हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं और उन यूज़र्स को कौन कौन सी एक्सेस देते हैं, जो एक्सेस देते हैं सिर्फ वो उसी डाटा को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।